स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 से 7 बजे। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से उठने वाला धुआं दिल्ली के लोगों के लिए जहरीला बनता जा रहा है। जहां एक ओर कोरोना का प्रकोप है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण से लोग परेशान हैं, और इसके लिए हमारी सरकार लगातार नित नए प्रयास कर रही है जिससे कि कोरोना और प्रदूषण दोनों से ही बचाव हो सके। तो क्या है इसके बारे में आज खास जानकारियां आपके लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत एक ओर जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं मौसम में बदलाव हो रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त हवा में ठंडक का एहसास होने लगा है, और इस ठंडक के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों ने धुंधली सी चादर ओढ़ ली है, जो वायु प्रदूषण की देन है। कोरोना के बीच ये प्रदूषण मरीजों के आंकड़े बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका ज्यादा है। इसके लिए तमाम अधिकारी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर काफी हद तक काबू किया जा सके। लगातार लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जरूरतमंदों को निशुल्क मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या तैयारी की गई है, आइए जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को जागरूक करें। इसके लिए हमने कई कदम उठाए। पहला तो हम लोगों ने एक सीनियर सिटीजन्स किट बनाई, जिसके अंदर हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए मास्क डाले, सैनिटाइजर्स उनको दिए, काढ़ा दिया जो, और आयुष से जो हमें काढ़ा मिला था वो हमने उनको दिया है। डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया है, और टेस्ट सेंटर्स की किट्स भी दी हैं। टेस्ट सेंटर का वो भी पता भी दिया है, ताकि वो लोग अपना अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे अपना जांच करा सके, जो कि फ्री है, निःशुल्क है। उसके अलावा हमने, क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स भी लूज़ की हैं, तो हमने एक NGO सहयोग हमारे पास आई थी। उन्होंने हमें ये प्रपोजल दिया था कि वो औरतों को वो मास्क बनाना सिखाएंगे। तो वो जो मास्क है वो यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बनाने दे रहे हैं, और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे दो काम हो जाते हैं कि ये इन लेडीज़ को मास्क बनाना सीख रही हैं, और दूसरा हमें फ्री मास्क मिल रहे हैं जो कि हम स्लम्स वगैरह में और जो थोड़ी गरीब जनता है उनको हम फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा हमने कोरोना किसान किट भी बनाई थी। आप तो जानते हैं कि इस दिवाली के सीज़न में, थोड़ा ये जो अक्टूबर नवंबर का सीज़न होता है, इसमें स्मॉग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए पराली से भी निपटने के लिए हमने बहुत सारी जगह पे
जो मुनादी भी करवाई है बहुत सारे गाँवों में, रनहोला, मुंडका, हिरन कूदना, नीलवाल इत्यादि गाँवों में, जितने भी गाँव हैं हमारे पंजाबी बाग सब डिवीज़न में, हमने उधर मुनादी करवाई और वहाँ पे कोरोना किसान किट दी, जिसके अंदर हमने उनको मास्क दिए, सैनिटाइज़र दिए, साबुन दिया और डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया। इसके अलावा हमने उनको बताया कि पराली जलाना कितना हार्मफुल है, क्योंकि पराली जलाने से जो ये कोरोना है ये और एग्रावेट हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर ये मुहिम छेड़ी है। और दूसरी बात ये कि मास्क जो है आपको पोल्यूशन से भी बचा सकता है और साथ में कोरोना से भी बचाएगा, तो इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। इसके अलावा हम नुक्कड़ नाटक करते हैं। बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और जो गुरुद्वारे हमारा एरिया में मोस्टली सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत सारे मंदिर भी हैं, तो मंदिर वगैरह भी हैं, उनके अंदर हम लोगों ने हमारी टीम्स को भेज के निरीक्षण करवाया है और उनको सचेत किया है कि वो सेंसिटाइज किया है ताकि वो लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम वो लोग करें। जैसा कि सब जानते हैं कि ये हमारा कोविड शुरू हुआ था होली के टाइम में, तो होली के टाइम में तो रिसीडिंग विंटर होता है, अब विंटर बढ़ेगा और साथ साथ हवा में भारीपन के चलते पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं 2.5 pm से एबव के जो पार्टिकल हैं उसके साथ वायरस उसमें उनको एक जगह दे सकता है और उसके चलते ज़्यादा फैल सकता है। और आंकड़े भी शायद यही कह रहे हैं, अभी ये पिछले वीक से बढ़ना शुरू हो गया है, कल का फिगर 4800 था दिल्ली में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग हमेशा करें। मास्क के लिए इन्फोर्समेंट के लिए भी हमारे ज़िले में 13-14 टीमें लगी हुई हैं, कुछ स्टेशनरी टीम भी हैं। करीब डेली के हिसाब से करीब 400 से 500 चालान ये हमारे लोग रेवेन्यू की टीम कर रही है। उसके साथ साथ जो पुलिस वाले हैं, एमसीडी के लोग हैं, वो भी चालान कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी खुद हम लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है, जैसा कि आप देखे होंगे जुलाई में या अगस्त में जब बहुत कम लोग मास्क का यूज करते थे बाहर सड़कों पे, अभी आप देखेंगे तो 100% ना कहें तो फिर भी 95% के आसपास लोग मास्क लगाए मिल जाते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अक्टूबर-नवंबर माह में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले लेती है, जिसका सबसे बड़ा कारण पराली जलाना है। हालांकि इस साल पराली जलाने पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है। जिन इलाकों में पराली जलाने की छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, वहां चालानी कार्रवाई तो की ही गई है, साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ ही किसानों के बीच कोरोना से बचाव किट बांटी जा रही है। पराली कुछ जो हमारे ज़िले में भी जैसा आप देखेंगे मुंडका है या हिरन कूदना, इस तरीके के गांव हैं, उधर टेकरी कला है, वहाँ भी हमारी खेती होती है। तो हालांकि पराली जलाने का मौसम अब हर जगह खेतों में अब गेहूं और ये लगना शुरू हो गया है। तो पराली जलाने के लिए जैसा कि आप हर किसी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स भी काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने बायोडिकम्पोजर डिस्ट्रीब्यूट किया है किसानों को। हमारे ज़िले में भी हमने जागरूक, जो हमारे कुछ एरिया है जहाँ पे कृषि कार्य होता है और पराली की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों ने नाइट सर्विलियंस टीम लगा रखे थे। दिन में भी हमारे लोग फील्ड में घूमते थे और इसके चलते काफ़ी कम इक्का दुक्का केस ऐसे हुए हैं जहाँ की पराली जला था। हालांकि वो छोटे छोटे थे, फिगर भी आपको, पिक्चर्स भी आपको शेयर करूँगा, और उन पे हम लोगों ने चालान किए थे। तो हमारा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एरिया को तो अपने कंटेन कर लिए थे हम लोग। पास के पड़ोस के जो स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे बड़े मात्रा में ये पराली जलाने का होता है और वहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है। और साथ साथ वहाँ भी बायोडिकम्पोजर का जो है चलन हमें बढ़ाना चाहिए। इससे ना केवल पॉल्यूशन घटेगा बल्कि किसानों को भी फ़ायदा होगा। जिला पश्चिम में जो भी कृषि रिलेटेड एक्टिविटी होती है हमारे ही उपमंडल में होती है। अभी भी हमारे पास 5 गाँव ऐसे हैं जहाँ खेती होती है। उसके अंतर्गत जैसे कि अभी पराली की जो समस्या है वो हमारे ज़िला में हमारे ही सब डिवीज़न में है। उसके अंतर्गत पहले हमने जो हमारे दिल्ली प्रदूषण नियामक आयोग है, कमीशन है, उसके साथ मिलके हमने एक्शन भी लिया था। पर जो पेनल्टी जो एक्ट किया था उसमें हमने FIR भी दर्ज हुई किसानों पर, परंतु उसका जो नकारात्मक असर है, क्योंकि वो तो पेनल्टी एक्टिविटी होगी,
हमें उसे रोकना है तो सकारात्मक तरीके से रोका जाना पड़ेगा। इसके अंतर्गत हमने DMIM के सहयोग से एक किसान कोरोना किट बनाया था छोटा, उसमें मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन इत्यादि, साथ में हमारी अपील भी थी जिला की। तो जब हमने बांटा तो पाया गया, जैसे मैं वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे, कि किसानों में काफ़ी अच्छा उसका सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। हमने उन्हें बताया कि अगर आप पराली जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा ही। जैसे कि सर ने पहले बताया था, पराली जलाने से सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि प्रदूषणकारी हवाएं निकलती हैं जो हमारे फेफड़ों पर असर करती है। फेफड़े अगर हमारे कमज़ोर होंगे तो जल्दी ही कोरोना का जो वायरस है वो भी फेफड़ों पर असर करता है, तो वो जल्दी ही पकड़ लेगा। तो लोगों में बताया हमने किसानों को कि आप इसे घबराएं भी नहीं, क्योंकि जो हमने उन्हें पर्चा भी दिया है उसमें हमारी अपील भी है और उसके पीछे नज़दीकी जो भी सरकारी डिस्पेंसरी है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कहाँ है वो भी है। और उन्हें ये बताया जो पूरा इलाज है वो सरकार की तरफ से मुफ्त ही है। अगर वो पराली जलाएंगे तो वायु प्रदूषण के साथ उन्हें खेती में भी नुकसान होगा, क्योंकि पराली जलाने से मिट्टी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। जो केंचुआ है जो किसानों का दोस्त माना जाता है, उसकी भी उसमें मौत हो जाएगी। साथ ही साथ जो भूमि की पानी सोखने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हम पढ़ते थे जब तैयारी करते थे, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। पराली जलाएंगे, टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा और वो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो किसान है उसे अतिरिक्त यूरिया डालना पड़ेगा, तो जो उसको कृषि की लागत है वो बढ़ जाएगी। तो जब हमने ये सब बताया तो किसान का काफ़ी हमारे साथ सकारात्मक तरीका रहा। वहीं पश्चिम दिल्ली की जिलाधिकारी नेहा बंसल बताती हैं कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों के बीच मास्क और जरूरी किट बांटी जा रही है। इसके अलावा सरकार की ओर से प्री टेस्ट की सुविधा किन सेंटर्स पर उपलब्ध है ये भी बताया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं को मास्क बनाना सिखाया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो हम लोग जो हैं नुक्कड़ नाटक करवाते हैं और हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, बोर्ड्स लगवाए हैं ताकि लोग इस बात को समझें। ऑल इंडिया रेडियो पे भी हमने एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, जिसके अंदर हमारे ADM साहब और CDMO मैडम गए थे, जिसके अंदर उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में बात किया था, कोरोना से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था। जी, पराली बहुत ही गंभीर समस्या है। पराली जो जलाते हैं तो इसके लिए पहले तो हमने थोड़ा सा फ़ाइन वगैरह इनको, क्योंकि जब शुरू में ज़्यादा हुआ तो हमने फ़ाइन वगैरह किया था। उसके बाद से SDM पंजाबी बाग है, क्योंकि उनके एरिया में ये सारे गांव आते हैं, तो वो नियमित रूप से हर हफ्ते 10 से 15 किसानों को बुलाकर उनको सचेत करेंगे इसके बारे में, उनको बताएंगे कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसमें कोविड में कैसे इजाफा हो सकता है। तो इसके बारे में हमने किया है। दूसरा, हम तरह तरह के पोस्टर्स हमने बनाए हैं कि जो फेस्टिव सीजन के अंदर हम लोगों से अपील कर रहे हैं, इमोशनल अपील कर रहे हैं कि त्यौहार जो है वो खुशियाँ लाए, बीमारी ना लाएं घर के अंदर। क्योंकि अगर इस साल हम त्यौहार को थोड़ा सा अपने घर के अंदर मनाते हैं रादर देन बाहर निकल के बिना मतलब की खरीदारी करके, तो मुझे लगता है कि हम खुशियाँ ला पाएंगे रादर देन बीमारी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कोरोना और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साबुन से साफ करते रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। देखिए, सबसे ज़रूरी इस चीज़ में इस समय की जो डिमांड है कि वो है कि हम अपना फेस मास्क पहने। इससे हम दोनों ही बीमारी से अपने आप को बचा पा रहे हैं। मास्क से हम पॉल्यूशन से भी बचेंगे, पॉल्यूशन से होने वाले बीमारियों से भी बचेंगे, और मास्क से हम कोरोना से भी बचेंगे। जो इस समय पॉल्यूशन के साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन जो बन रही है, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम मास्क को पहनें। बाकी बिहेवियरल चेंज की इस समय सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इस समय फेस्टिवल मूड में लोग हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। उन्हें अब ये समझना पड़ेगा कि अभी बीमारी गई नहीं है। कुछ पकड़ जरूर बीमारी पर हमारी बनी है कि हमें पता चला है कि इसका कैसे इलाज संभव है, पर बीमारी अभी भी बहुत ख़तरनाक रूप में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हम अभी प्रिवेंशन के तरीके बता रहे हैं लोगों को कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साफ़ रखें और अपने हाथों से अपने फेस को ना टच करें बार बारी। लोगों से मिलते समय हम 2 गज की दूरी को पूरा बना के रखें। जितना हो सके घर के बुज़ुर्ग लोग अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी ये समझे और जाने कि अभी ये खुलने का टाइम नहीं है, यार दोस्ती में मिलने मिलाने का टाइम नहीं है। अभी हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घरों में ही रहना है, या अपने काम की जगह पर जहाँ पर भी हम
रह रहे हैं वहाँ पर ही पूरी सावधानी बरतें। हमारा देश अभी उस दौर से गुजर रहा है जिस समय लोगों को हर कदम समझदारी से उठाना होगा, क्योंकि कोरोना पर तभी जीत मुमकिन है जब हर भारतीय अपनी भागीदारी दिखाएं। तो अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गीर गाय पालन के बारे में। किस तरह से आपने गीर गाय का पालन करना है, इससे आप किस तरह से आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्रकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इसकी विशेषता है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% पशुओं में पाया जाता है। लाल रंग के अलावा जूनागढ़, गिर, सोमनाथ आसपास के क्षेत्रों में हल्के पीले से गहरे लाल रंग में भी गिर गाय पाई जाती है। भावनगर, सुरेंद्रनगर व कुछ हद तक राजकोट जिलों में गिर गाय का रंग लाल व सफेद धब्बे युक्त होता है। गिर गाय से एक दिन में 50 लीटर तक दूध लिया जा सकता है। यही वजह है कि पशुपालकों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। गिर अपने जीवन काल में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। इसका वजन लगभग 400 से 475 किलोग्राम हो सकता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब पशु को अच्छा आहार दिया जाए। गिर गाय से बेहतर दूध का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए संतुलित पोषण आहार देना चाहिए। 100 किलो आहार का मिश्रण बनाने के लिए बिनौला की खली 10 किलो, चने व मूंग की चूरी 25 किलो, गेहूं व मक्का का दलिया 40 किलो, सोयाबीन की चूरी 22 किलो, खनिज मिश्रण 2 किलो, नमक 1 किलो, इन सब को मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तैयार बाटा जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। वहीं दूध देने वाली गाय के लिए 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त देना चाहिए। इसके अलावा बाहर चराने से भी बेहतर उत्पादन मिलता है। गिर गाय का आवास भी सामान्य देसी गाय की तरह ही होता है। ज्यादातर पशुपालक गिर गाय को खुले बाड़े में रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा यदि बाड़ा बनाया जाए तो आरामदायक होना चाहिए। बाड़ा ऐसा हो जो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचा सके, साथ ही हवादार भी हो। बाड़े में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे पशु आसानी से उठ बैठ सकें और किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। बाड़े में साफ सफाई आसानी से हो सके, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आहार आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है।
पशुओं को परिजीवियों से बचाने के लिए साल में 4 बार डिवॉर्मिंग कराएं। वातावरण में नमी बढ़ने पर बाहरी परिजीवियों से सुरक्षा देने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय पर टीकाकरण करवाएं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों, अपने आज के सेगमेंट में एक ऐसे कामयाब किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की है, परिश्रम किया है और आज ये मुकाम हासिल करके दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। खेती जैसा कोई व्यवसाय नहीं है। इसके कई लाभ हैं। इससे जहां खाद्य समस्या का हल मिलता है तो वहीं युवा किसान आत्मनिर्भर बनते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर युवा शिक्षा लेने के बाद वापस खेतों की तरफ लौट रहे हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बढ़िया लाभ भी कमा रहे हैं। ऐसे ही युवा किसान हैं कुणाल गहलोत। हरियाणा के करनाल का तिगीपुर गाँव। इस गाँव को यहाँ के युवा किसान कुणाल गहलोत के नाम से भी जाना जाता है। कॉलेज की शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही कुणाल अपनी पारिवारिक स्थिति को बदलने के बारे में सोचते रहते थे। इसी सोच और खेती में उनकी रुचि ने कृषि में भविष्य का रास्ता प्रशस्त कराया और यही वो रास्ता था जो उन्हें सफलता की ओर ले जा रहा था। कुणाल खेतों में ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाए। विचारों के उतार चढ़ाव के बीच उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में संपर्क किया। यहीं से उन्हें मार्गदर्शन मिला और वो चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। जब फर्स्ट ईयर मैंने कर लिया तो सेकंड ईयर में मैं देखा कि बाबूजी और सब परिवार की स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं और वैसे भी मेरा खुद का भी रुझान जो है वो खेती की तरफ बहुत था। केवीके और पूसा मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है दोनों संस्थान का। एक तरह से कहूँ तो शिक्षा के उपरांत जो व्यावसायिक शिक्षा मैंने प्राप्त की है या जो खेती में जो शिक्षा प्राप्त की है दोनों संस्थान से की है। प्रशिक्षण लेने के बाद कुणाल ने
0.5 एकड़ में बटन मशरूम की खेती शुरू की। आज उनका ये क्षेत्रफल करीब 1.5 एकड़ तक हो गया है, जिससे वो 8 लाख सालाना का कमा रही हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद कुणाल ने आधी एकड़ में बटन मशरूम की खेती शुरू की। आज उनका ये क्षेत्रफल करीब 1.5 एकड़ तक हो गया है, जिससे वो 8 लाख सालाना का लाभ कमा रही हैं। बाकी पड़े खेत में वो सब्जियां उगा रहे थे। इस दिशा में भी उन्होंने कुछ हटकर करने की सोची और पूसा संस्थान में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में बीज निर्माण का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद कुणाल ने गोभी, करेला, मूली, प्याज, बैंगन, टमाटर का बीज उत्पादन शुरू कर दिया और बाकी किसानों को उचित दाम पर भी लाभ पहुंचाने लगे। हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हम लगा रहे हैं उसका बीज हम खुद अपने आप उत्पन्न करें, बना लें। तो पूसा से बात की तो वो कहने लगे कि ठीक है, हम लोग आपसे जो है कुछ ट्रेनिंग कराएंगे। तो हमने सीड का जो है वहाँ ट्रेनिंग करके फिर यहाँ सीड जो है अपने आप ही खुद भी बनाना और दूसरों को भी देने की कोशिश करी। इसके साथ ही कुणाल ने अपने खेतों में फसल विविधीकरण अपनाया। इससे उनकी आय में इजाफा हुआ। इसके अलावा कुणाल ने बेमौसम की सब्जियों, फसल अवशेषों का बेहतर इस्तेमाल और मशरूम उत्पादन कर लाभ को कई गुना कर लिया। हालांकि शुरुआती दौर में उपज से लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए कुणाल ने अंतर फसल चक्र को अपनाया, जिसमें मूली के साथ गेंदा और मटर की फसलें उगाई, जिससे उन्हें पहले की तुलना में लाभ मिलने लगा। आज करीब 5 एकड़ की भूमि में वो कई तरह की नकदी फसलें लगा रही हैं। मैंने जब खेती शुरू की तो सिर्फ एक ही फसल लगाते थे। कोई भी फसल लगानी शुरू कर दी हमने, जैसे टमाटर है, भिंडी है या मूली, गाजर, कोई भी फसल एक लगाते थे। और उसमें इतना प्रॉफिट अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ गया था। रिस्क फैक्टर बढ़ने के कारण क्या था कि वो फसल अगर पिट जाती थी, रेट में नहीं आती थी, ख़राब हो जाती थी, कोई कारण था तो किसान हम मतलब नुकसान हो जाता था हमें बहुत काफ़ी। तो हमने इसमें दिमाग लगाया, सोचा, विचार किया कि कैसे हम अपने इस रिस्क को कम कर सकते हैं। कम करने के लिए हमने एक के साथ दूसरी फसल लगाने की कोशिश की। तो उसमें जैसे हमने अब स्टार्ट कर रखा है मूली, और मूली के साथ में मल्टी क्रॉपिंग में गेंदा जो हमने लगाना उसके साथ शुरू कर दिया। तो मूली हम उखाड़ लेते हैं और गेंदा ये हमारा जो है उस रिस्क को कम कर देता है और ये गेंदा जो है हो जाता है। तो गेंदा लगाते हैं फूल में और अब ये गेंदा शुरू हो जाएगा। हमने मूली इसमें से उखाड़ ली और मूली का भी ठीक हमें भाव मिल गया और हमें गेंदा भी फ्री में हो गया। इतना ही नहीं, कुणाल नाबार्ड की सहायता से भूमिपुत्र क्लब का संचालन भी कर रही हैं। इसमें युवाओं को जोड़कर कृषि से संबंधित समस्याओं का मंथन किया जाता है। कुणाल को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें फसल विविधीकरण, नवोन्मेषी कृषक सम्मान, ग्लोबल एग्री कनेक्ट से नवाजा जा चुका है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। क्या आप जानते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ आपकी सेहत की दुश्मन हो सकती हैं, क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके पाचन तंत्र की ही देन है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे ठीक तरह हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य हमारा पाचन तंत्र ही करता है। अगर त्योहारों पे आप ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य
बिगड़ सकता है। स्वस्थ रखकर कैसे मनाएं हैप्पी दिवाली, मैं बताऊंगा आपको केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 से 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।